तो कैसे हैं आप लोग। अगले दिन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रथम चैप्टर विद्युत आवेश के बारे में बताए थे और उसमें आपको आवेश क्या है या आवेश का जो इतिहास था उसके बारे में बताए थे। और उसी के आगे अब आगे एक पॉइंट नोट में लिख लीजिए। पहले अंबर पर जो उत्पन्न आवेश होता था उसको रेजिनस कहा जाता था तथा ग्लास पर जो उत्पन्न आवेश होता था उसको विट्रियस कहा जाता था। मतलब अंबर पर उत्पन्न आवेश को रेजिनस तथा ग्लास पर उत्पन्न आवेश को विट्रियस कहा जाता था। अब कहानी को आगे लेकर बढ़ते हैं। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसमें मेन कारण क्या होता है, मतलब आवेशन का मुख्य कारण क्या है। किसी भी वस्तु को जब हम दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आप आगे स्टार पॉइंट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आवेशन का मुख्य कारण क्या है। आवेशन का मुख्य कारण, आवेशन का मुख्य कारण बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग। मतलब अब आवेशन के मुख्य कारण को समझना है कि आखिर कोई वस्तु चार्ज कैसे हो जाता है। तो आवेशन के मुख्य कारण को समझने के लिए सबसे पहले हमें परमाणु के बारे में समझना पड़ेगा। आवेशन के मुख्य कारण को समझने के लिए हमें परमाणु को समझना होगा। आवेशन के मुख्य कारण को समझने के लिए पहले हमें परमाणु को समझना होगा। तो सबसे पहले अब परमाणु को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है। अब पदार्थ के अब छोटे से भाग को अगर हम निकालते हैं, सूक्ष्मतम भाग जो निकल कर आएगा उसी को बोला जाता है परमाणु। मतलब किसी पदार्थ का सबसे छोटा इकाई जो होता है उसे बोला जाता है परमाणु। अब ये जो है परमाणु, यह भी बहुत सारा मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु का निर्माण बहुत सारा मौलिक कणों से मिलकर होता है।
परमाणुओं का निर्माण मौलिक कणों से होता है। अब इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर मौलिक कण किसको बोला जाता है। मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। परमाणुओं का निर्माण मौलिक कण। आपको परमाणु के बारे में बताए थे, परमाणुओं का निर्माण मौलिक कणों से होता है। अगर पूछा जाए मौलिक कण क्या है, तो परमाणुओं का निर्माण कुछ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर हुआ है। इसी सूक्ष्मतम कणों को मौलिक कण कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो। इसी प्रकार से और भी है। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। लिख लिए? इसमें और भी मौलिक कण है, लेकिन सभी के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है, क्योंकि इसमें प्रमुख जो है 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों को समझ लेने से ही हम आवेशन के मुख्य कारण को समझ लेंगे। प्रमुख मौलिक कण एक नंबर में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तथा न्यूट्रॉन। इन तीनों के बारे में समझना है। किसी भी परमाणु में प्रमुख 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर परमाणु की संरचना बनाया जाए तो इसमें अगर इसको हम नाभिक माने तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन और E मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। किसी भी परमाणु के नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन किस रूप में रहता है, तो 2n² के रूप में रहता है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इससे निकाला जाता है 2n² से, जहां n हो जाएगा कक्षा की संख्या। अब इसमें देखिए अगर ऐसे देखेंगे तो ये इस प्रकार से फील आता है कि एक वृत्ताकार पथ पर, जबकि ये गोलाकार पथ पर चलता है, वृत्ताकार पथ पर नहीं है।
मतलब हम मान के चल सकते हैं कि ये नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। इस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। मतलब किसी भी परमाणु में प्रमुख मौलिक कण तीन है होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्षा जो बनी होती है उसमें चक्कर लगाते हैं। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो ऐसे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अगर प्रारंभिक स्थिति में देखा जाए किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में समान होती है, तब उस वस्तु को बोला जाता है डिस्चार्ज। अगर इसको हम गणितीय रूप दे दें तो हम कह सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 0। अगर इसमें इसी को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर ये 0 जो है यह ये बतलाने के लिए यहाँ पर ये बता रहा है कि इस स्थिति में वस्तु पर चार्ज नहीं है, नो चार्ज। आपको फॉर्म वाला मतलब कंघी वाला एग्जांपल बताए थे, तो उसमें बताए थे कि शुरू में जो है कंघी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है, लेकिन ज्यों ही उसको बाल के साथ रगड़ते हैं या उसमें बाल में कंघी करते हैं, तब उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो शुरू में वह नहीं कर पाती है, इसका मतलब यह है कि उस स्थिति में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान होने के कारण उस स्थिति में उस पर चार्ज जो होता है वह नहीं होता है। मतलब कुल चार्ज का परिमाण जो होता है वह 0 होता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये समझ में आया कि प्रोटॉन पर भी आवेश होती है, इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होती है, लेकिन दोनों पर उपस्थित आवेश की परिमाण तो बराबर होता है पर प्रकृति अलग अलग होती है। एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक प्लस तो दूसरा माइनस। यहाँ पे देखिए यहाँ पर प्रोटॉन पर जो चार्ज आया वह प्लस है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आया वह माइनस। प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया तब जाके हुआ 0, तब जाके यहाँ पर 0 और 0 ये बतला रहा है कि इस वस्तु पर अभी चार्ज नहीं है, मतलब यह अनावेशित है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या में प्लस में और प्रोटॉन की संख्या माइनस में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को प्लस में और प्रोटॉन को माइनस में माना गया। तो यहाँ पर देखिए ऐसे अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस होता है। इसमें माइनस प्लस मानने का कोई खास रीजन नहीं है। ऐसे तो हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर प्लस होता और प्रोटॉन पर माइनस होता, ऐसे भी मानेंगे तब पर भी सारा कंडीशन फॉलो हो जाएगा। लेकिन शुरू में जैसे मान लिया गया वैसे ही हमको मानना है और आगे पढ़ना है। यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। दोनों की प्रकृति अलग अलग होने का मतलब हम कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला।
मतलब धन आवेश और ऋण आवेश। यहां तक आप पहले वीडियो को रोक लीजिए और इसको लिखिए। यहाँ तक समझने के बाद आगे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होती है वह ऋणात्मक, प्रोटॉन पर जो चार्ज होती है वो होती है धनात्मक। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत तो हैं, लेकिन दोनों का परिमाण समान था। अगर इसको मानेंगे x तो ये भी होगा x, लेकिन ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ऐसा पॉजिटिव और निगेटिव अगर शुरू में ऐसा माना जाता कि ये पॉजिटिव है तब ये निगेटिव हो जाता, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। शुरू में जिसको निगेटिव माना गया था उसको निगेटिव मानना है, जो पॉजिटिव माना गया था उसको मानना पड़ेगा, लेकिन दोनों का परिमाण क्या है, समान है। बाद में प्रयोग द्वारा पाया गया कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वहां पर भी होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ऋणात्मक माना गया, प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को धनात्मक माना गया। अब यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा आइडिया हम ले सकते हैं। जैसे आपको बताए थे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता। और एक पॉइंट बताए थे कि किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। शुरू में किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा प्लस में 1.6। अगर इसको मान लेते हैं यहाँ पर 1 है तो ये भी हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि n दोनों जगह समान होती है। तो यहाँ पर 1 अगर मानेंगे तो ये भी 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, और ये हो जाएगा माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। तो प्लस माइनस दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, जिससे यहाँ पर बचेगा 0 ये बतलाएगा कि यहाँ पर अभी चार्ज नहीं है, यहाँ पर अभी चार्ज नहीं है, मतलब यह वस्तु अभी डिस्चार्ज है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, प्रोटॉन पर जो आवेश है +1.6 गुना 10 पर पावर 19 कूलम। तो इसमें देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें एक चीज और बचा है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर जो होता है चार्ज उपस्थित नहीं होता है, इसमें बोलेंगे नो चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। अब इसमें देखिए किसी भी अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 गुना 10 पर पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन (1.67 गुना 10 पर पावर -27 kg। इसी प्रकार से मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी लगभग 1.67 गुना 10 पर पावर -27 kg होता है।
यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। लिख लिए? अब देखिए, इतना कुछ समझने के बाद अब हम ये समझ सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित कैसे होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम एक पदार्थ यहाँ पर ले लेते हैं, ये मान लेते हैं एक वस्तु है, तो ये वस्तु है तो यह परमाणु से बना होगा। परमाणु से बना होगा तो इसके नाभिक में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहरी कक्षा में होगा इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं कि ये प्रथम वस्तु जो है उसके परमाणु है, प्रथम वस्तु का परमाणु है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये द्वितीय वस्तु का परमाणु है। तो परमाणु होगा तो इसमें होगा प्रोटॉन और इसमें होगा न्यूट्रॉन, मतलब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा। ऐसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वह है 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी 20, और इसमें मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 30 है और इलेक्ट्रॉन जो है वह 30 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 30 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी 30। चूंकि शुरू में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है तो हम कह सकते हैं कि यह वस्तु शुरू में अनावेशित था, मतलब डिस्चार्ज था। इसमें भी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह वस्तु भी डिस्चार्ज था। लेकिन जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो इसमें होगा क्या, जिस वस्तु का कक्षा कमजोर होगा, कक्षा का बंधन ऊर्जा कमजोर होगा, उस वस्तु का कक्षा टूटने से वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे जगह चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसमें ये वाला वस्तु जो था ए वाला, इसका कक्षा कमजोर था, इसके कारण इसके कक्षा से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पे पहुंच गया। मान लेते हैं ये वस्तु ए है और ये बी है, और इसके कक्षीय ऊर्जा जो है उसको मान लेते हैं वीक है। जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो जिसकी कक्षा कमजोर है, कक्षा टूटने से वहां का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु पे जाएगा। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इस पे गया, मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर उस पे गया। अब पूरा कहानी अगर तीसरा स्टेप में देखेंगे तो अब जब दोनों वस्तु को अलग करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसमें भी नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए प्रोटॉन की संख्या, चूंकि प्रोटॉन तो एक जगह से दूसरे जगह गया नहीं, तो प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितना, 20, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 20, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले तो 20 था लेकिन 5 यहाँ से निकलकर उस पर गया, 5 उस पे जब जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15। इसमें देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या अभी भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन अर्थात प्रोटॉन की संख्या अभी भी 30 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले तो 30 थी और इसका 5 इस पे आ गया तो ये हो गया 35। अगर अब यहाँ पर देखा जाए तो आपको बताए थे कि प्रोटॉन पर जो उपस्थित आवेश होता है उसको धनात्मक माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश होता है उसको ऋणात्मक माना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अगर कुल यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पर कुल निकालने की कोशिश करेंगे तो हम कह सकते हैं कि +20
और -15। तो यहाँ पर कुल टोटल जो निकल के आता है ये निकल के आता है +5। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर +30 और -35। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया -5। तो देखिए यहाँ पर एक वस्तु पर +5, एक वस्तु पर -5, दोनों वस्तु तो समान चार्ज ग्रहण कर रहा है, दोनों वस्तु पर चार्ज समान आ रहा है, लेकिन एक दोनों की प्रकृति अलग अलग है, एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक। तो यहाँ पर देखिए एक जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग किया उस पर तो +5 आया, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उस पर -5 आया। तो हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है वह धनात्मक, और जो ग्रहण करता है उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको ऋणात्मक बोला जाता है। मतलब अब यहाँ तक के बाद हम लिख सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। लिख लिए? अब देखिए, लिख लिए? अब देखिए, आपको शुरू में बताए थे आवेश की परिभाषा, आवेश के बारे में बताए थे, और वहाँ पर ये जाने थे कि आवेश क्या है। अब हम ये समझ चुके हैं कि अब बहुत सारा पॉइंट हम समझ चुके हैं। अगर लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, मतलब आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, तो बोल सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा वह धन आवेश, दूसरा जो होगा वह ऋण आवेश। निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव धन आवेश और ऋण आवेश किसको कहेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट हम बना सकते हैं। आवेश कैसे उत्पन्न होता है तो ये लिख सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच
कोई वस्तु आवेशित कैसे होते तो हम कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तब जाके उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। इसी में और भी पॉइंट हम लिख सकते हैं, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उस पर उपस्थित आवेश को धन आवेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उस पर उपस्थित आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उस पर उपस्थित आवेश को धन आवेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उस पर उपस्थित आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। आवेश को Q या Q द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम्ब होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम्ब होता है। इसमें एक कूलम्ब जो होता है यह 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है। आवेश का अन्य मात्रक आवेश का एक अन्य मात्रक फैराडे भी होता है। एक फैराडे जो होता है यह होता है
96,500 कूलम के बराबर। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। लिख लिए, चलिए इसको मिटाते हैं आप। आगे लिखिए, आवेश का बीमीय सूत्र आवेश का बीमीय सूत्र। देखिए, आप क्लास 10th में पढ़े होइएगा Q बराबर होता है आई टी, या ऐसे पढ़े होइएगा I बराबर होता है Q बाय टी। मतलब Q बराबर हो जाएगा आई टी। Q यहाँ पर क्या है, तो यही आवेश है, और I क्या है, तो यहाँ पर धारा है। धारा मतलब विद्युत धारा, और T क्या है, तो यहाँ पर समय है। और बीमीय सूत्र लिखने के लिए आपको पता है कि आवेश का बीमीय सूत्र जब लिखेंगे तो इधर I जो है विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए जब हम बीमीय सूत्र में विद्युत धारा को लिखते हैं तो लिखते हैं A या लिखते हैं I। A भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं, और समय के लिए लिखते हैं कैपिटल T। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा AT या IT। मतलब आवेश का बीमीय सूत्र जो होता है ये होता है AT या IT। आवेश का बीमीय सूत्र AT या IT होता है। आपको बताए थे जब थर्मोकॉल का प्लेट जो था उसको जब दोनों प्लेट को बाल से रब किया जाता है तब दोनों प्लेट एक दूसरे को विकर्षित करता है, एक दूसरे को दूर भगाता है। जब एक प्लेट को सर से बाल से और दूसरे को सट से मतलब किसी कपड़ा से जब रगड़ते हैं तब दोनों के बीच आकर्षण होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न हो रही है यह किसी दूसरे आवेशित वस्तु पर बल लगाता है। बल किस प्रकार का लगाता है, तो आकर्षण का भी लगाता है और विकर्षण का लगाता है। तो अब देखिए आकर्षण कहाँ लगेगा और विकर्षण कहाँ लगेगा। जब हम दोनों प्लेट को सर से रगड़े थे तो उस स्थिति में देखे थे कि दोनों प्लेट एक दूसरे को विकर्षित करता है, दोनों प्लेट एक दूसरे को विकर्षित करता है। इसका मतलब जब दोनों प्लेट को सर से रगड़े थे या तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाल में गया होगा या बाल से इलेक्ट्रॉन प्लेट में आया होगा। अगर प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाल में गया तो दूसरा प्लेट में भी उसी प्रकार से प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाल में गया होगा। तो दोनों में इस स्थिति में दोनों प्लेट में समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर निकल रहा है तो प्लस वाला आवेश, अगर उसी पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो माइनस वाला आवेश। और इस स्थिति में दोनों प्लेट एक दूसरे को विकर्षित करता है। कहने का मतलब जब दोनों प्लेट पर समान आवेश उत्पन्न होता है तब दोनों वस्तुओं के बीच, दोनों प्लेटों के बीच विकर्षण बल कार्य करता है। मतलब हम कह सकते हैं विजातीय आवेशों के बीच विकर्षण बल कार्य करता है। एक प्लस वाला चार्ज
विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होगा। विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, मतलब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तो दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये वाला आवेश चाहेगा कि इसको हम अपनी ओर खींच ले और ये वाला आवेश चाहेगा कि इसको हम अपनी ओर खींच ले। इसी का विपरीत अगर सजातीय आवेश रहता है, सजातीय आवेशों के बीच विकर्षण बल कार्य करता है, मतलब अगर ये प्लस और इसके निकट दूसरा प्लस वाला ही चार्ज लाएंगे तो ये प्लस वाला जो होगा इसको दूर भगाएगा और ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, विकर्षित करेगा। अगर माइनस वाला चार्ज के निकट दूसरा माइनस वाला ही चार्ज लाते हैं तो इसमें भी यही घटना घटेगी, ये इसको दूर भगाएगा और ये इसको दूर भगाएगा। यहां तक लिख लीजिए। लिख लिए। आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी जो बचा उसको अगले दिन। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। धन्यवाद।